हूँ सुप्रिया, आपके साथ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंजनी मिश्रा सर, मेधावी वर्मा और हमारे सहयोगी सुकेश बुरावे। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं चुनाव के नतीजों पर। इंडिया बनाएगी सरकार या इंडिया गठबंधन बनाएगी सरकार, कौन जीतेगा कौन हारेगा, आइए करते हैं इस पर चर्चा। अंजनी सर बताइए कि महाराष्ट्र में बहुत ही गर्मा गर्मी चल रही है चुनाव में, जैसा कि देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन है और एक तरफ शिंदे सरकार है। शिंदे सरकार ने और भाजपा सरकार ने दो पार्टियां तोड़कर इस बार चुनाव लड़ा है, तो क्या वो अपने अस्तित्व में रह पाएंगे? जी बिल्कुल। अगर जैसे कि आपने बताया कि दो पार्टियां अलग अलग मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी है उसके लिए बहुत प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि यहाँ पे जो मुकाबला है वो मुकाबला एकदम कड़ा दिखाई पड़ रहा है। कभी एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रही है, तो कभी जो शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन है और एनसीपी गठबंधन वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर है। कभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो आगे बढ़ रही है, तो कहीं जो शिंदे शिवसेना है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी जो रुझान आए हैं उसमें जो एनडीए गठबंधन है उसको 20 सीटें मिली हैं और जो शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन है उसको 26 सीटें मिली। मुकाबला जो है वो देखने में आ रहा है कि बहुत ही उलटफेर हो चुका है। जो कल बताए जा रहे थे एग्जिट पोल सारे चैनलों पर, उससे काफी विपरीत परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। सुकेश बोरावे जी बताइए कि आप क्या सोचते हैं, महाराष्ट्र में इस वक्त कैसा माहौल है, क्या होने वाला है? जैसे कि अभी अंजलि सर ने बता रही है कि महाराष्ट्र में सबका ध्यान एक ही चीज़ पे है कि जो शिवसेना के दो गढ़ हुए हैं, एक तो अपना यूबीडी ग्रुप और दूसरा शिंदे ग्रुप। तो दोनों सबकी ध्यान दोनों पे ही है कि दोनों में से कौन एग्जैक्टली किसके सीट ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जब लोकसभा का प्रचार चालू था तब मोदी जी और अमित शाह दोनों ने बार बार नकली सेना करके उन्होंने क्रिटिसाइज किया है उद्धव ठाकरे जी को। तो इसलिए उसमें ये आज ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली असली कौन और नकली कौन। तो देखा जाए तो उनमें भी कुछ कैंडिडेट्स वो लीड पे आ रहे हैं, कुछ अभी पीछे हैं। सो थोड़ी देर में रुझान क्लियर हो जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली असली सेना कौन है। नरेंद्र मोदी जो है वो पीछे चल रहे हैं, करीबन 4,500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अजय राय कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी आगे हैं। इसको आप किस तरीके में देखते हैं? देखिए, अगर वाराणसी की बात करें तो वहाँ से नरेंद्र मोदी जो है भारी वोटों के अंदर से जीतते आए हैं। लेकिन अभी जो शुरू में जो रुझान आ रहे थे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को काफ़ी पीछे बताया जा रहा था। लेकिन अभी जो रुझान आए हैं उसमें जो मोदी जी हैं वो आगे चल रहे हैं और अजय राय जी पीछे हो गए हैं। देखिए, बात ऐसी है कि सब मिला के 24 राउंड वोटों की गिनती होती है और अभी सिर्फ 3 राउंड वोटों की गिनती हुई है। तो सबके अपने अपने इलाके हैं। अब जैसे जैसे जो राउंड है वो आगे बढ़ता जाएगा तो इसमें जो वोटों का अंतर है वो बढ़ता जाएगा। वैसे तो शुरू में लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जो मोदी जी पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब जो जैसे जैसे जो वोटों की जो राउंड की गिनती आगे बढ़ रही है उसमें जो मोदी जी हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं सर से सहमत हूँ। अभी ये रुझान जो आए हैं, अजय रॉय जी जो है वो 400 मतों से सीटों से जो पीछे चल रहे हैं और मोदी जी एक बार फिर बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। वाराणसी की जो अभी हाल ही में जो अपडेट्स आ रही हैं उसमें 400 सीटों से जो है वो मोदी जी जो है वो एक बार मतलब जो है नरेंद्र मोदी जी जो है वो कांग्रेस के अजय रॉय से जो है वो बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। तो ये अभी हाल के फिलहाल के रुझान है। तो अभी देखते हैं, ये तो चुनाव का माहौल है, जब तक रिजल्ट सामने ही नहीं आते तब तक कुछ कह नहीं सकते। और बाकी आपका इंडिया के बारे में क्या ख्याल है? जो पूरे बाकी आपका राज्य है, गृह राज्य, वहाँ के क्या हाल है? मैम देखिए, पूरा जो एक भारत में जो पूरे इंडिया में माहौल बना हुआ है कि मतलब इंडिया वर्सेस, तो वहाँ पर अभी तो रुझान ये है कि जो राहुल जी की जो न्याय यात्रा वगैरह थी उसने काफ़ी रुझान को एक चेंज किया है। यहाँ तक कि जो राहुल जी की इमेज थी उसको भी मतलब उसको चेंज बहुत बदला है, परिपक्व हो गए और उनकी जो बातें हैं उनको मतलब लोग बहुत जनता सीरियस से मतलब सुनने लगी। कहीं ना कहीं मोदी जी ठीक है, उनका एक अपना व्यक्तित्व है और एक मतलब बहुत बड़े भी हैं एज में और एक तरीके का, लेकिन राहुल ने जो कड़ी टक्कर दी है उसे मतलब कहीं एक युवा नेता के रूप में वो उभर के आए हैं और उन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखारा है यात्रा के। हाँ, ट्रक ड्राइवर्स के साथ ट्रक चलाए, ट्रैक्टर चलाया, मैकेनिक्स के साथ बैठ कर उन्होंने ठीक किया। तो ये जो लोगों से मिलते चले गए, वो जनता से जुड़ते चले गए, लोग कहीं ना कहीं
जनप्रतिनिधि चाहते थे कि उनके हाँ। बीच में कोई जाए और उनकी बात सुने, और राहुल गांधी ने वो नब्ज वो पकड़ ली करके थी दिख- जनता गांधी ने वो नब्ज पकड़ ली थी जनता की। सर बताइए कि क्या ये खामियाजा मोदी जी को भुगतना पड़ेगा जो जनता। देखिए, अगर पूरे घटनाक्रम की बात करें, जो सुबह से जो वोटों की गिनती हो रही है, उसमें सबसे चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ पे एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि बीजेपी बहुत आगे रहेगी और सपा और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पे जो परिदृश्य है वो पूरा बदल चुका है। यहाँ पे सपा जो है बीजेपी से आगे चल रही है और जो कांग्रेस है वो 8 सीटों पर आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और रही बात दूसरे राज्यों की, तो बीजेपी को सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो लगा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे वो उसके मुकाबले बीजेपी कहीं पीछे चल रही है। वहीं हरियाणा में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, और जहां बताया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है 44% जो वोट मिलेंगे और वो टीएमसी से काफी आगे रहेगी, लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। टीएमसी बीजेपी से आगे चल रही है। और वही जो महाराष्ट्र है वहाँ पे भी जो मुकाबला है वो काफी कड़ा है। वो वहाँ पर कभी बीजेपी आगे हो रही है तो कभी शिवसेना आगे हो रही है। और रही बात जो दक्षिण के राज्य हैं, दक्षिण के राज्यों की माने तो केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और जो अपना तेलंगाना हो गया। तो तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से बीजेपी को काफी उम्मीदें थी और वहाँ पर बीजेपी जो है अच्छा करती दिखाई दे रही है। लेकिन तमिलनाडु और केरल, वहाँ पर बीजेपी को जो उम्मीद थी उस उम्मीद में बीजेपी खरी नहीं उतरी, और वहाँ पे जो कांग्रेस गठबंधन है वो काफी अच्छी बढ़त बनाए हुए है। क्योंकि संगठन जो संघ लेके चलता है हमेशा अपने साथ में, उसको कहीं ना कहीं संघ भी इस बार नाराज दिखाई दिया बीजेपी के साथ में। जनता के बीच में जब राहुल गांधी निकले हैं तो उन्होंने कुछ जन संगठन अपना ऐसा बना लिया कि उन्होंने जनता को ही अपना संगठन बना लिया। तो यहाँ पे ये भी देखा गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट भी थोड़ा कम था इस बार में, और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती गई, उनकी परिपक्वता उनके भाषणों में देखी गई। इंडी गठबंधन में काफी प्रभावी प्रवक्ता थे, और जो जितनी भी उनकी महासभाएं हुई हैं, रैलियां हुई हैं, काफी लोग भीड़ उमड़ कर आई है। और कहीं ना कहीं लोग शायद महंगाई और बहुत सारी चीजों से त्रस्त थे, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, अब राम मंदिर बहुत हो गया, अब हमें आगे जाना है। और कहीं ना कहीं उनको जो मुद्दे चाहिए थे कि उनकी कोई बात सुने जाके जनप्रतिनिधि, वो उन्हें मिल गया। तो उस राह को लोगों ने पकड़ लिया है। अब रुझान जिस तरीके के देखे जा रहे हैं, बताइए मेधावी जी। असल में क्या हुआ है कि एक माहौल बनाने की कोशिश की थी राम मंदिर को लेकर, जो है मोदी जी ने पूरा उन्होंने अच्छे से माहौल बनाया था कि जनवरी में उन्होंने जो है राम मंदिर का उद्घाटन किया, और इधर मई में जो है चुनाव होने थे। और उन्होंने इस राम मंदिर के अपने भाषणों में कई बार उन्होंने जो है आउटपुट दिया, जबकि उन्होंने महंगाई जैसी बातों पर, रोजगार की बातों पर, जबकि प्रियंका गांधी बहुत सही कह रही थी, वो बार बार कह रही थी कि आप लोग मुद्दे की बात से हट रहे हैं, आप रोजगार की बात से हट रहे हैं, आप महंगाई की बात से हट रहे हो, आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, आप में और जो है आप राम मंदिर की मुसलमान मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, आप जो है वो लोगों को आप डरा रहे हैं। मतलब इस तरीके की बातें जो हैं टॉपिक्स है, क्योंकि राम मंदिर से, ये तो मैम सच बात है, किसी का पेट नहीं भरता है। हमें रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। और मतलब मोदी जी बहुत बेतुकी वो 2014 और उसके लिए 19 के लिए काम कर गया, लेकिन 24 के लिए शायद राम मंदिर काम नहीं कर पाया है। और उन्होंने बहुत सही उन्होंने एक तिगड़म बैठाई थी, क्योंकि आप जानते हैं वो काफी मतलब परिपक्व जो है नेता है, और उस हिसाब से नरेंद्र मोदी भावी वक्ता हैं। भावी वक्ता होने के वजह से उन्हें हमेशा वोट मिले हैं, लेकिन इस बार उनका कोई भी जुमला काम नहीं आया, की राजनीति काम नहीं कर रही है। और सहारनपुर लोकसभा सीट और उत्तर प्रदेश जो एक गढ़ माना जाता था, वहाँ से अभी भी रुझान जो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो जहाँ ये आपका उन्नाव एक बीजेपी का कद्दावर, वहाँ पे भी साक्षी जी जो महाराज है वो पीछे चल रहे हैं। तो इस तरीके के जो रुझान है वो कहीं ना कहीं ये इंगित कर रहे हैं कि जो ये लोग एक बवंडर मचा रहे थे कि नहीं बीजेपी और 370 पार की हम आरक्षण का मुद्दा लेके कि हम संविधान परिवर्तन, तो ये कहीं ना कहीं सर संविधान का बिल्कुल संविधान परिवर्तन का जो मुद्दा उठाया है, और इन्होंने कहा था कि सेक्युलर वर्ग को हटा दिया जाएगा, तो विपक्ष ने उस मुद्दे को बहुत भुनाया सर। लगता है आपको कि उसके संविधान के वजह से ही सबसे बड़ा इसमें बदलाव देखा जा रहा है? इसमें बदलाव देखा जा रहा है। देखिए, अगर संविधान के मुद्दे की बात करें तो वो बीजेपी ने उसे बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने उस मुद्दे को लेकर काफी अति कर दी। बीजेपी ने अपने हर मीटिंग में उस मुद्दे को बार बार उठाया और इतनी अति कर दी कि पब्लिक को भी, जो आम जनता है उससे भी उसमें अतिशयोक्ति लगने लगी है। अब अगर आंकड़े की बात करें, जैसे यूपी के आंकड़े हैं, महाराष्ट्र के आंकड़े हैं,
और जो हरियाणा के आंकड़े हैं, उससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसे काफ़ी झटका लगा बीजेपी को, और बीजेपी सोचने पे मजबूर हो गई है कि हमारी जो प्लानिंग थी उसमें कहाँ कमी रह गई है। और वही जो राहुल गांधी ने जो यात्राएं की हैं, पहले तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं गाड़ी से उससे, लेकिन राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं दिखाया कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, और उनकी जो प्लानिंग थी सीट बंटवारे को लेकर वर्तमान में जो आंकड़े आ रहे हो उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जो कांग्रेस काफी अच्छा फाइट कर रही है, और आगे जैसे जैसे गिनती बढ़ेगी उसमें कुछ भी हो सकता है। संविधान का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। आवाज इंडिया के साथ बने रहें।